वेलकम बैक बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं 12th के एक नया टॉपिक फंक्शन। ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मतलब आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो फंक्शन जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स के काफी पार्ट्स को कवर करता है। इसमें आप सीखोगे कि फंक्शंस के अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना, उनकी डोमेन रेंज अपन कैसे निकालते हैं, कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता है, कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, ये सारी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखोगे इसके अंदर। तो इसके अंदर काफी वेराइटीज आती हैं। ये जो चैप्टर है, अकेला चैप्टर काफी क्या मैथमेटिक्स को कवर करता है। ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो आगे की जो 12th की कहानी है, जो चैप्टर्स हैं, वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो अपने पास स्कूल में जो फंक्शन चैप्टर है, मतलब उसमें इतने कम टॉपिक हैं, उसमें अपने पास क्या क्या पढ़ना होता है, सिर्फ मैपिंग ऑफ द फंक्शन, वन वन मैनी वन इंटू ऑन टू, ये आपको मैंने बताया था, है ना। तीन ही टॉपिक है स्कूल में, वन वन मैनी वन इंटू ऑन टू। एक तो मैपिंग होती है ना, दूसरा अपने पास है कंपोजिट फंक्शन, और तीसरा अपने पास आता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सिर्फ यही तीन चीजें जो है वो 12th में है, लेकिन अपन को इसके अलावा काफी कुछ पढ़ना है। स्कूल में सिर्फ 20% दे रखा है अपन को, तो पूरा 100% पढ़ना है। क्लियर है ये चीज? तो इसकी सारी चीजें एक एक करके पढ़ते चलो, अच्छे से सुनते चलो। और फंक्शन पढ़ते समय आपको अपना दिमाग बहुत यूज करना है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई फॉर्मूले होंगे, है ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। फंक्शन चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th में पढ़ा होगा, उसमें क्या करना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना है। जो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ उनको मतलब यूज करके अपन उसका आंसर निकालते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो इस चैप्टर में भी आप सारी चीजें पढ़ लोगे, लेकिन आपके पास इसके अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होगा। आपको अपना दिमाग लगाना है कि हाँ भैया कैसे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत की जो चीजें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ, है ना। डिटेल में अगर समझना हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर दोबारा से देखना। उसके अंदर मैंने आपको बताया था फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद बताया था कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। देन उसके बाद अपन ने मैपिंग पढ़ी थी। मैपिंग का मतलब वन वन मैनी वन इंटू ऑन टू, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इसी का मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसकी, फंक्शन की डेफिनेशन की। ठीक है कि नहीं है? फंक्शन की अपन ने दो डेफिनेशन पढ़ी थी। पहली डेफिनेशन अपने पास क्या थी कि यदि अपने पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। यदि ए और बी अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अब जिस रिलेशन और रूल के कारण सेट ए के एलिमेंट सेट बी से जुड़े होंगे, उस रिलेशन और रूल को क्या बोलते हैं, अपन फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो सेट ए के अंदर अपने पास एलिमेंट हैं x1 x2 x3 x4, और सेट बी में अपने पास एलिमेंट हैं y1 y2 y3 y4 एंड y5। ये अपने पास सेट बी में एलिमेंट्स हैं। अब सेट ए में मान लो x की जगह x1 रखते हैं तो y की वैल्यू मिल रही है y1, x की जगह x2 रखने पर y की वैल्यू मिल रही है y4, x3 रखने पर वैल्यू मिल रही है y2, और x4 मिलने पर भी वैल्यू क्या मिल रही है, y2। क्लियर है ये चीज? तो सेट ए के एलिमेंट जिस रिलेशन और रूल के कारण सेट बी के एलिमेंट से जुड़े होंगे, उस रिलेशन रूल को क्या बोला जाता है, अपने पास फंक्शन बोला जाता है। इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ इनवर्स के पहले लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको एक बार कोई रिवीजन करा दे रहा हूँ। डिटेल में और देखना है तो इनवर्स का पहला लेक्चर देखना। क्लियर है ये चीज? तो इस रिलेशन और रूल को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब इसको अब डिफाइन कैसे किया जाता है, तो f such that it is defined from set A, फिर एरो लगा के सेट B। ठीक है कि नहीं है? एक फंक्शन है जो कि सेट A से सेट B में डिफाइंड है। सेट A जो होता है इसको अपन एक्चुअली क्या बोलते थे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और जो सेट B होता था इसको अपन क्या बोलते थे, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है ये चीज? अब तीसरा अपन ने इसके अंदर एक वर्ड और पढ़ा था, क्या, रेंज। तो रेंज का मतलब क्या होता है, अपने पास जो भी अपन को आउटपुट में वैल्यू मिल रही हैं उन सबका कलेक्शन। तो देखो आउटपुट में क्या क्या वैल्यू मिल रही हैं, y1 y2 एंड y4, तो इनका जो सेट होगा ये अपने पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो इसकी यदि कोई डोमेन पूछे तो डोमेन बोलोगे x1 x2 x3 x4। कोई अगर कोडोमेन पूछे तो y1 y2 y3 y4 y5, और यदि इसकी कोई रेंज पूछे तो y1 y2 एंड y4। क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद अपन ने फंक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या, कि अपने पास x और y में कोई भी रिलेशन लिखी हो तो हर रिलेशन को अपन फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x² इज इक्वल टू 4y, एक रिलेशन ये लिख दी,
और एक लिख दिया मैंने वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4x, दोनों ही x और y में रिलेशन है, क्लियर है ये चीज। लेकिन हर रिलेशन को अपन फंक्शन नहीं बोलते, फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन थी कि फंक्शन जो है वो x और y में एक स्पेशल टाइप की रिलेशन है जिसके अंदर हर एक इनपुट का क्या होना चाहिए, एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। मतलब जब आप x की एक वैल्यू रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, इसके अंदर यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 1/4। क्लियर है ये चीज। अब मैं x की जगह अगर -1 रखूंगा तो -1 रखने पर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू 4y, तो यहां से भी वैल्यू क्या मिल रही है अपन को, 1/4। तो ये हो सकता है कि x की अलग अलग वैल्यू पर y की सेम वैल्यू मिल जाए, ये अपने पास हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अपन ने x की एक वैल्यू रखी और अपन को उसके करस्पॉन्डिंग y की एक से ज्यादा वैल्यू मिल गई। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यदि यहाँ पर अपन x की जगह 1 रखते हैं तो y स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल। अब y स्क्वायर यदि 4 है तो y की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, +-2, है ना। तो एक वैल्यू रखने पर y की कितनी वैल्यू आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, तो इसको अपन फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये सिंपली x और y में एक रिलेशन है और ये क्या कहलाएगा अपने पास, फंक्शन कहलाएगा। आ रही है बात समझ में। अब इसी के अंदर इसका मैंने आपको एक शायद एग्जांपल भी दिया था जूसर मिक्सर में, है ना। जूसर मिक्सर में यदि आपने कोई दो फल डाले, एक फल डाला उसका जूस निकल आएगा, मतलब एक इनपुट का एक आउटपुट। ये हो सकता है आपने दो अलग अलग फ्रूट्स डाले तो उसका अपने पास एक मिक्स जूस निकलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने कोई एक फ्रूट डाला और उसमें उससे आपके दो अलग अलग टाइप के जूस निकल आए, क्लियर है ये चीज। तो एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते ठीक है ना। अब इसके बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था, मैपिंग डिस्कस करी थी कि 1 1 मैनी 1 इनटू ऑनटू ये क्या होते हैं, है ना। और उसके पहले भी शायद डोमेन रेंज वगैरह बताई थी। तो देखो डोमेन की एक डेफिनेशन तो आपको ये बताई थी कि अगर अपने पास फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करके दिया हुआ है, इस तरीके से अपने पास डिफाइन करके दिया है, तो इसमें अपन को कुछ सोचना ही नहीं है। जो सेट ए है वही अपने पास क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, कहीं दिमाग नहीं लगाना। सेट बी जो है वो क्या कहलाएगा अपने पास, कोडोमेन कहलाएगा। और सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं उन वैल्यूज को रखने पर y की जो जो वैल्यू मिल रही होंगी उनका कलेक्शन अपने पास रेंज कहलाएगा। सिंपल है ये चीज। अब लेकिन अगर मान लो इस तरीके से दे दिया कि fx दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये अपन को दे रखा है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो इस समय अपन डोमेन की क्या डेफिनेशन बोलते थे, डोमेन क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन अटेन्स रियल वैल्यू, x की उन सभी रियल वैल्यूज का सेट जिसको रखने पर फंक्शन की भी कैसी वैल्यू आए, रियल वैल्यू आए, या अपन बोलते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए अपने पास, डिफाइंड होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इसकी डोमेन पूछे तो देखो मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ अपन को दिख रहा है कि यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू 2 रखने पर भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन की जो डोमेन है लिखा कैसे जाता है, d और लोअर सफिक्स में f, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू। अब इसके अंदर अपन को दिख गया कि अपन 1 और 2 नहीं रख सकते, इसके अलावा तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गई अपने पास क्या, इसकी डोमेन। अब कोई पूछे इसकी रेंज क्या होगी तो रेंज निकालना अपन आगे सीखेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास ध्यान रखना, डोमेन की अपने पास दो डेफिनेशन है। पहली, जब अपने को फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करके दिया गया है तो जो सेट ए है वो कहलाएगा अपने पास डोमेन। और ये जो अगर इस तरीके से पूछा जाए कि फंक्शन दे दिया, अब वो पूछे बताओ क्या आएगी इसकी डोमेन, तो उस समय कौन सी डेफिनेशन काम में आएगी, एक्स की उन सारी रियल वैल्यूज का कलेक्शन जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। डिफाइंड होने का मतलब फंक्शन की भी कैसी वैल्यू आनी चाहिए, रियल वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट अपने पास क्या था, मैपिंग ऑफ द फंक्शन। 1 1 मैपिंग कौन कौन सी थी अपने पास, 1 1 मैनी 1 एंड इनटू ऑन टू। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है ना, इनवर्स के फर्स्ट लेक्चर में। 1 1 का मैप का मतलब क्या होता था, यदि एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक से ही एसोसिएट हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, 1 1 मैपिंग। मैनी 1 का मतलब क्या था कि सेट ए में कम से कम ऐसे दो एलिमेंट होने चाहिए जिसकी सेट बी में सिर्फ एक इमेज हो, उसको क्या बोलते थे अपन, मैनी 1 मैपिंग। जैसे मान लो ये दे रखा है अपन को, इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं x1 x2 x3, और इसके अंदर अपने पास हैं y1 y2 y3 एंड y4। ये अपने पास चार एलिमेंट हैं।
x1 रखने पर मान लो y1 आ रहा है, x2 रखने पर y2 आ रहा है, x3 रखने पर y4 आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो x1 की इमेज क्या है, y1। अब y1 किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए। x2 की इमेज क्या है, y2। y2 किसी और की इमेज है क्या, नहीं। x3 की इमेज क्या है, y4। अब y4 किसी और की इमेज है, बिल्कुल नहीं। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, 1-1 मैपिंग, 1-to-1, 1-to-1 मैपिंग। अगर अपने पास मैनी वन पूछे तो मैनी वन का मतलब क्या होता है कि सेट बी में कम से कम ऐसे दो एलिमेंट होने चाहिए जिसकी अपने पास सेट ए में सेट बी में सेम इमेज हो। तो जैसे मान लो ये अपने पास एलिमेंट लिखे y3 y4, x1 रखने पर y1 आ गया, x2 रखने पर y1 आ गया, x3 रखने पर y4 आ गया। ये अपने पास क्या होगा, मैनी वन मैपिंग, मैनी टू वन, मैनी टू वन। तो ये होती है अपने पास मैनी वन मैपिंग। वन मैनी जैसा कुछ भी नहीं होता। वन मैनी का मतलब क्या हो गया कि इसके एक एलिमेंट की कितनी इमेज हो, एक से ज्यादा मैनी इमेज हो अपने पास। तो ये तो अपने पास फंक्शन की कंडीशन नहीं है। हर इनपुट का अपने पास क्या आना चाहिए, यूनिक आउटपुट आना चाहिए। तो इसलिए वन मैनी जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अब 1-1 मैपिंग को बताया था, क्या बोलते हैं अपन, इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव, है ना। या इसको कभी कभी अपन बोलते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन मैपिंग, इंजेक्टिव भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको, इंजेक्शन मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैनी वन का अलग से कुछ नाम नहीं होता। अब नेक्स्ट अपने पास था इनटू ऑन टू, इनटू और ऑन टू, ठीक है ना। इनटू ऑन टू का मतलब कैसे निकालते थे अपन, इनटू ऑन टू के लिए अपन देखते थे रेंज को और कोडोमेन को। यदि अपने पास फंक्शन की रेंज और कोडोमेन कैसी है, अपने पास इक्वल है, रेंज और कोडोमेन कैसी है, इक्वल है, तब अपन बोलते थे ये कैसा होगा, अपने पास ऑन टू मैपिंग होगी। यदि अपने पास कोडोमेन रेंज से बड़ी हो जाए तो उसका मतलब क्या होता था, अपने पास इनटू मैपिंग। और यदि मान लो कोडोमेन ही रेंज से छोटी हो गई तो इस टाइप का तो कोई कंडीशन ही नहीं होती थी, ठीक है ना। तो इसका ये अपने पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो अपने पास ये सारी चीजें अपन ने इनवर्स में डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। अब जो नई चीज आपके पास आती है वो है अपने पास क्या, हाउ टू चेक दी 1-1 और मैनी वन मैपिंग। हाउ टू चेक, ये आपको नहीं सिखाया था, हाउ टू चेक 1-1 एंड मैनी वन मैपिंग। ठीक, अपने पास यदि कोई फंक्शन दे रखा है तो उसमें अपन कैसे चेक करेंगे कि अपने पास ये 1-1 है या फिर मैनी वन है। क्लियर है ये चीज। अब इसके अपने पास तीन मेथड होते हैं, इसके तीन मेथड हैं, ठीक। पहला अपने पास है कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड, ठीक। दूसरा अपने पास है लाइन टेस्ट, लाइन टेस्ट। और तीसरा अपने पास है स्कूल का मेथड, बोर्ड मेथड, ठीक है ना, बोर्ड मेथड। अब स्कूल में सिर्फ आपको ये वाला यूज करना है जो कि सबसे घटिया मेथड है, सबसे घटिया, ठीक है ना। सबसे जानदार शानदार मेथड कौन सा है अपने पास, कैलकुलस मेथड। मैं आपको तीनों बताऊंगा लेकिन आपको स्कूल में सिर्फ ये जो बोर्ड मेथड पढ़ेंगे यही यूज करना है, कैलकुलस मेथड और लाइन टेस्ट यूज नहीं कर सकते, है ना। अब क्या है ये देखो जरा। तो सबसे पहले मैं आपको स्कूल के ही मेथड बता दे रहा हूँ ये, लेकिन स्कूल में आपको यूज करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। लेकिन है ना, जनरली कंपटीशन के लिए अपन कभी भी इस टेस्ट को नहीं लगाते हैं, हमेशा अपन 90% केस में क्या करते हैं, कैलकुलस मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहला अपने पास है जो स्कूल का मेथड है, बोर्ड मेथड। वो क्या है देखो, अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, ठीक। अपन क्या करेंगे, लेट x1 x2 आर एनी टू वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की जो भी डोमेन होगी उसमें अपन ने दो कोई भी नंबर ले लिए, x1 और x2। क्लियर है ये चीज। अब अपन क्या करेंगे, fx1 निकालेंगे और fx2 निकालेंगे। fx1 का मतलब x की जगह x1 रख दो और fx2 x की जगह x2 रख दो और दोनों को क्या करेंगे अपन, इक्वल रख देंगे। क्लियर है ये चीज। अब fx1 इक्वल टू fx2 अपन ने रखा, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके यदि अपने पास x1 बराबर x2 आ गया, अकेला x1 बराबर x2, तो ये अपने पास कहलाएगा 1-1 फंक्शन। ये क्या कहलाएगा अपने पास, 1-1 फंक्शन। क्लियर है ये चीज। और अगर अपने पास मान लो x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कुछ आ रहा है, मान लो इस टाइप का आ गया कि x1 की वैल्यू एक बार तो है x2 एंड x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, इस टाइप का मान लो कुछ आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मैनी वन मैपिंग बोलेंगे। क्लियर है ये चीज। तो अपन को कुछ नहीं करना, अपन ने सिर्फ कोई भी दो वैल्यू ले ली, स्कूल में यही मेथड लगाना है, बहुत घटिया मेथड है।
अपन ने x1 और x2 कोई भी दो आर्बिट्री नंबर ले लिए जो कि इस फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। फिर अपन ने fx1 इक्वल टू fx2 रखा, इसको सिंप्लीफाई किया। यदि अपने पास x1 बराबर x2 आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, ये वन वन फंक्शन है। और यदि x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी और सॉल्यूशन आ रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है कि नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है कि x1 इक्वल टू x2 आया और x1 के अलावा इसके अलावा भी कुछ वैल्यू आ गई, तब भी अपने पास फंक्शन कैसा रहता है, वन वन रहता है। तो वो क्या कंडीशंस होती हैं वो अपन देखेंगे आगे। ठीक है ना। अकेला मतलब ये भी आ गया और ये भी आ गया फिर भी फंक्शन कैसा है, अपने पास वन वन है, तो वो कंडीशन क्या होती है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ आई थिंक ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स अपन को मान लो दे दिया 3x माइनस 5। अब अपन को पता करना है कि बताओ ये x वन वन है या फिर मैनी वन फंक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, वही पहले मान लो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। आप लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना, लेट x1 एंड x2 आर एनी टू आर्बिट्री वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है कि नहीं है। नाउ अब अपने पास क्या हो गया, fx1 बराबर fx2, ये अपन ने रख दिया। सॉल्व करते हैं। अब fx अगर 3x माइनस 5 है तो बताओ fx1 कितना आएगा, 3x1 माइनस 5, और fx2 कितना आएगा अपने पास 3x2 माइनस का 5। माइनस 5 से ये कैंसिल, तो 3x1 इक्वल टू कितना आ गया, 3x2, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 बराबर कितना आ गया अपने पास x2। इसके अलावा कोई वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो अपन क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन हो गया। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मान लो दे रखा है fx दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये आपको दे रखा है। अब आपको पता करना है ये वन वन है या मैनी वन। तो वही अगेन लेट x1 एंड x2 आर एनी टू वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब अपन ने रखा fx1 बराबर fx2, तो ये आएगा अपने पास x1 का स्क्वायर प्लस का 5 दिस इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस का 5, ये कैंसिल हो गया। तो x1 स्क्वायर बराबर कितना, x2 स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, प्लस माइनस x2। अब आप इसके अंदर देख रहे हो कि x1 और x2 जो है, x1 प्लस माइनस x1 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, प्लस x2 के भी। मतलब यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि x1 जो है वो प्लस x2 के भी इक्वल आ रहा है एंड x1 जो है वो माइनस x2 के इक्वल भी आ रहा है। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया अपने पास, मैनी वन हो गया है ना, क्योंकि इसके अलावा भी अपन को कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, मैनी वन। इसको नोट कर लें दोनों एग्जांपल्स को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल 3। अब देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, f एक फंक्शन है सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और fx जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना। फंक्शन अपन ने वही लिया जो अपन ने सेकंड एग्जांपल में लिया था। अब अपन को बताना है कि ये वन वन है या मैनी वन है। तो इसमें भी अपन क्या लिखेंगे कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन f। ठीक है ना। फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करके दिया गया है, तो फंक्शन की डोमेन अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। अपन फंक्शन की डोमेन क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो याद रखो कि x1 और x2 कैसे नंबर हैं अपने पास, नेचुरल नंबर हैं। अब अगेन अपन ने वही किया, क्या fx1 बराबर किसके, fx2 के। तो ये आ गया अपने पास x1 का स्क्वायर प्लस का 5 दिस इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस का 5, ये अपने पास कैंसिल हो गया। तो x1 स्क्वायर बराबर वही x2 स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब देखो इस क्वेश्चन में भी अपने पास क्या आ रहा है कि x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस का x2, ये दोनों ही चीजें आ रही हैं अपने पास। अब x1 बराबर x2 आ गया और x1 इक्वल टू माइनस x2, मतलब दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कायदे से, तो कि ये मैनी वन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए अपने पास, मैनी वन होना चाहिए, लेकिन ये मैनी वन नहीं है। भले इसके अपने पास x1 इक्वल टू x2 के अलावा एक और सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन ये अपने पास मैनी वन नहीं कहलाएगा। ये अपने पास क्या कहलाएगा, अपने वन वन कहलाएगा। क्यों वन वन कहलाएगा, देखो x1 इक्वल टू x2 है ना, और एक आ रहा है x1 इक्वल टू माइनस x2। अपन ने क्या लिया था, x1 और x2 जो है वो फंक्शन की डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब x1 और x2 कैसे नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है ना। अब देखो x2 की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रखो, x2 की वैल्यू मान लो 3 रखी, तो x2 की वैल्यू 3 रखोगे तो x1 क्या आएगा अपने पास, -3 आएगा या नहीं। और -3 जो है वो नेचुरल नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है।
तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन निकल कर आया है ये कंडीशन को सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, तो ये ऐसे ही निकल कर आ गया है। तो जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसको ले भी नहीं सकते। तो अपने पास सिर्फ इकलौता एक ही ये सॉल्यूशन है x1 इक्वल टू x2, इसलिए अपन बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। ठीक है कि नहीं है? तो इसको भी नोट कर लेना। चलिए, आपको ये मेथड, बोर्ड का मेथड समझ में आ गया होगा। इसको एक्चुअली बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, है ना। इसको किताबों में देखोगे तो लिखा होगा एनालिटिकल मेथड, लेकिन ये मेथड मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपन को सिर्फ स्कूल में यूज करना है, कॉम्पिटिशन में इसका बिल्कुल भी यूज नहीं है, ना अपन कभी इस मेथड से करने वाले हैं। ठीक है ना। इसकी जो प्रैक्टिस है वो अपन लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि अभी जो है आप पढ़ोगे लेकिन उस मेथड से करोगे नहीं, तो एग्जाम आते आते ये भूल जाओगे। लास्ट में जब अपन दोबारा रिवीजन करेंगे वो सिर्फ अपन स्कूल के हिसाब से रिवीजन करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें वापस से कवर होंगी। अब सबसे बढ़िया जो मेथड है, या चलो पहले लाइन टेस्ट बता दूं, सबसे बढ़िया पे अपन लास्ट में आएंगे। लाइन टेस्ट, ये शायद आपको मैंने बताया भी था लाइन टेस्ट क्या होता है। देखो, लाइन टेस्ट अपन कब लगाते हैं, जब अपन को फंक्शन का ग्राफ पता होता है। यदि अपन को फंक्शन का ग्राफ है तो अपन लाइन टेस्ट से पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। अब क्या है लाइन टेस्ट का स्टेटमेंट, मान लो अपन ने किसी फंक्शन का ग्राफ बना लिया, ये अपन ने किसी फंक्शन का ग्राफ बना लिया, अब पता करना है 1 1 है या मैनी 1। तो क्या बोलता है ये कि यदि ऐसी कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? अपने पास यदि कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या कहो खुद एक्स एक्सिस भी हो सकती है, यदि वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो अपन बोलेंगे फंक्शन कैसा है, 1 1 है। यदि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन जो है वो मैनी 1 है। अब जैसे मान लो ये अपन को दे रखा है, अब अपन को बताना है ये 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। तो मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई। अब मैंने देखा कि एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 3 पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब जब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैनी 1 बोलेंगे। ठीक है ना। एक पॉइंट पे कट कर रही होती है, मान लो इस तरीके का कुछ ग्राफ होता, ये अपने पास कुछ ऐसा ग्राफ होता, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब इसमें मान लो अपन ने ये लाइन बनाई, एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ये लाइन बनाओगे तो भी एक पॉइंट पे कट करोगी। एट अ टाइम एक लाइन अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो 1 1 है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो ये मैनी 1 है। अब इसका रीजन क्या होता है, अभी मैं उसका रीजन भी बताना आपको भूल गया कि ऐसा क्यों है कि x1 बराबर x2 अगर आ रहा है तो 1 1 है, इसके अलावा कुछ आ रहा है तो वो मैनी 1 है। ठीक है ना, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ, वैसे यहीं से समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो ये अपने पास 3 वैल्यू हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट है x1, ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट है x2 और इसका x कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास, x3 है। ठीक है कि नहीं है? अब x1 x2 x3 ये रखने पर y की अपन को सेम वैल्यू मिल रही है। मान लो ये क्या हो गया अपने पास y1, यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है, x1 रख रहे हैं तो भी वैल्यू y1 मिल रही है, यदि x2 रख रहे हैं तो भी वैल्यू y1 मिल रही है, अगर अपन x3 रख रहे हैं तो भी वैल्यू क्या मिल रही है, y1 मिल रही है। मतलब x की एक से ज्यादा ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर y, मतलब जिसको रखने पर y की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, सेम इमेज आ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि फंक्शन कैसा हो जाएगा अपने पास, मैनी 1। अगर अपने पास डोमेन वाले सेट में एक से ज्यादा ऐसे एलिमेंट मिल जाएं जिसकी सेट बी में सेम इमेज हो, यहाँ पर सेम इमेज है या नहीं, x1 x2 x3 इन तीनों की इमेज क्या है, y1, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, मैनी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट है x1 और y कोऑर्डिनेट कितना है, y1, तो x1 रखने पर सिर्फ y की एक ही वैल्यू मिल रही है। मतलब सेट A में एक ऐसा एलिमेंट है x1 जिसकी सेट B में सेम ही एक ही इमेज है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है ये चीज? तो यदि लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो अपने पास ये होता है मैनी 1, और अगर एक पॉइंट पे कट करे तो ये क्या होता है अपने पास 1 1। लेकिन लाइन टेस्ट सिर्फ तब काम में आता है जब अपन को फंक्शन का ग्राफ पता हो। क्लियर है ये चीज? अब जो एनालिटिकल मेथड है उसका भी देखो लॉजिक क्या है। अपन एक्चुअली करे क्या, x1 और x2 दो वैल्यू लिए, है ना, और फिर अपन ने क्या रखा, fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 का मतलब क्या है कि x की जगह x1 रखने पर y की क्या वैल्यू निकल के आएगी, यही मतलब हुआ या नहीं। फंक्शन क्या था अपने पास, y इज इक्वल टू fx, अपन ने जब इसमें x की जगह x1 रखा तो y की कुछ वैल्यू निकल कर आई होगी, है ना, और ऐसे ही अपन ने x की जगह x2 रखा तो भी y की कुछ वैल्यू निकल कर आई होगी। अपन यहाँ पर क्या रख रहे हैं, fx1 इक्वल टू fx2 रख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके
यदि मान लो अपने पास आ गया x1 इज इक्वल टू x2 एक आ गया x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, क्लियर है ये चीज। अब देखो x2 की वैल्यू यदि अपन ने 1 रखी, x2 की वैल्यू क्या रखी अपन ने 1 रखी, तो इसके साथ साथ x1 की क्या क्या वैल्यू आएगी, एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 2। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, यदि x1 1 है तो x2 वैल्यू 1 है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 रखने पर और x2 की वैल्यू 1 रखने पर दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्लियर है ये चीज। और यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि x1 की वैल्यू जब 2 रख रहे हैं तो 2 रखने पर जो वैल्यू मिल रही है वो सेम वैल्यू किस पर मिल रही है, x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 2 रखो यहाँ पे किसकी जगह, x1 की जगह, तो ये क्या होगा अपने पास f2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास f1। मतलब 2 रखने पर और 1 रखने पर कैसी वैल्यू मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है, मतलब 2 और 1 की सेम इमेज है, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, मैनी वन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब सबसे बढ़िया जो मेथड है कौन सा अपने पास, कैलकुलस मेथड। ये लाइन टेस्ट भी अपन ज्यादा यूज नहीं करते, आप तो ये मान के चलो कि 90% भी क्या 99% केस में अपन कैलकुलस मेथड का ही यूज करते हैं। तो सी जो आ रहा है वो क्या है अपने पास, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड, ठीक। अब कैलकुलस मेथड क्या बोलता है, अपने पास कोई भी एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, अपन को पता लगाना है कैलकुलस मेथड से ये 1 1 है या मैनी वन। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो dy बाय dx निकालेंगे। dy बाय dx का मतलब f डैश x, ठीक, डेरिवेटिव सीख लियो हो तो अब डेरिवेटिव करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने क्या करा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। अब पहला केस कि इफ f डैश x are always positive or always नेगेटिव, मतलब यदि फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है या फिर हमेशा नेगेटिव है इन इट्स ओन डोमेन, ठीक, देन एफ एक्स इज 1 1, तो फंक्शन क्या होगा अपने पास 1 1 होगा, ठीक है ना। यदि फंक्शन का डेरिवेटिव अपनी डोमेन के अंदर हमेशा पॉजिटिव है या फिर हमेशा नेगेटिव है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहे या फिर हमेशा नेगेटिव ही रहे, तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। और दूसरा अपने पास कंडीशन क्या है, यदि फंक्शन का डेरिवेटिव अपनी डोमेन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, अपनी डोमेन के अंदर कैसा हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक। अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है तो 1 1, और यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है डोमेन में तो क्या बोलेंगे अपन इसको, मैनी वन फंक्शन, ठीक। अब इसका भी लॉजिक क्या है देखो, यदि किसी फंक्शन का, ये चीज आगे अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 4, ये अपन ने एक फंक्शन लिया, ठीक है ना। अब पता करना है कि बताओ ये 1 1 है या मैनी वन है, अपन ने इसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स क्या निकल कर आएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 3। अब आपको देखकर क्या लग रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 3 जो है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर अपने पास नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 3x स्क्वायर पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। अब जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, 1 1। ऐसा क्यों है, यदि फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा तो ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कहीं पर वो डिक्रीज नहीं होंगे, जैसे ये बढ़ना स्टार्ट करे तो ये बढ़ते चले जाएंगे कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है कि नहीं है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और उनके ग्राफ इस टाइप से बनेंगे। अब लाइन टेस्ट से चेक करो कि ये जो ग्राफ है वो 1 1 का है या मैनी वन का, तो यदि अपने पास कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो इसको एक पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको 1 1 बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही होती तो क्या बोल देते हैं, मैनी वन। यहाँ पे चलो ये लाइन बना लो, ये भी कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पर, तो ये क्या कहलाएंगे अपने पास, 1 1 कहलाएंगे, ठीक है ना। यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आता है, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आता है अपने पास, हमेशा नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव का मतलब होता है कि उस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, मतलब वो नीचे के चलता जाएगा, है ना, और कहीं भी ऐसे फिर ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ वो डिक्रीज होता जाएगा।
अब देखो इसको भी लाइन टेस्ट से चेक करो तो ये भी कैसा है अपने पास 1 1 है। लेकिन अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे मान लो फंक्शन अपन को दे रखा होता एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, ठीक। अब इसका अपन ने डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा अपने पास 2x प्लस का 5, ये आएगा अपने पास। अब देखो 2x प्लस 5 जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये अपने पास नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। x की वैल्यू -2 रखो तो ये हो जाएगा अपने पास +1 मतलब पॉजिटिव, और x की वैल्यू -3 रखोगे तो ये आ जाएगा -1, मतलब ये वैल्यू हमें पॉजिटिव भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है। मतलब इसका यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होगा और हमेशा डिक्रीजिंग नहीं होगा, कभी इंक्रीज कर रहा होगा और कभी डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है कि नहीं है। अब इसको अपन लाइन टेस्ट से चेक करें, वैसे भी आपको पता होगा ये पैराबोला का ग्राफ है। अब इसको अपन लाइन टेस्ट से चेक करें तो ये कैसा आएगा, मैनी वन आएगा। देखो ये अपन एक लाइन बनाई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और कर्व को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे, है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास, मैनी वन हो गया। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आप ये मेथड समझ गए होंगे। फंक्शन अपन को दे रखा है, फंक्शन अपन को दे रखा है, अब अपन को पता करना है कैलकुलस मेथड से ये 1 1 है या मैनी वन। सिंपल सी बात है, क्या करना है अपन को, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि फंक्शन का डेरिवेटिव अपनी डोमेन में हमेशा पॉजिटिव है या फिर हमेशा नेगेटिव है, दोनों एक साथ नहीं, हमेशा पॉजिटिव या फिर हमेशा नेगेटिव, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, 1 1 फंक्शन। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर हमेशा नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो ये कहलाएगा 1 1। और यदि फंक्शन का डेरिवेटिव अपनी डोमेन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू अटेन कर रहा है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, जैसा अपने पास इस केस में था, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मैनी वन मैपिंग। क्लियर है ये चीज, इसको नोट कर लें। तो देखिए आपको है ना 1 1 मैनी वन इंटू ऑन टू तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन अभी अपन और करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से क्वेश्चन होते हैं, है ना। थोड़ा सा अपन आगे का पढ़ लेते हैं, उसका फंक्शंस को समझ लेते हैं, तब आपको आसानी होगी ये सब क्वेश्चन करने में। तो चलो नेक्स्ट अपने पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है लेकिन अपन को पढ़ना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें काफी कुछ तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिए हैं, है ना, उसको अपन देखते जाते हैं फटाफट। सबसे पहले अपने पास आता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक। अब एल्जेब्रिक फंक्शन जो है इसमें भी अपने पास खूब सारे फंक्शन आते हैं। जैसे एल्जेब्रिक में पहला अपने पास कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फंक्शन जो हमेशा कांस्टेंट रहे, जिसकी वैल्यू एक्स पर डिपेंड ना करे, तो अपन कांस्टेंट फंक्शन को क्या बोल देते हैं, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू कितना, सी, है ना, कि ये अपने पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसकी जो वैल्यू है वो एक्स पर डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स आपको जैसे दे दिया, मान लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये अपने पास कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, या सिंपली एफ एक्स इक्वल टू 1 लिख लो तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यदि अपन कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाएं, ठीक है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ अपने पास कैसा बनेगा, अपने पास जैसे मान लो लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का अपन को ग्राफ बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स को क्या बोला जाता है अपने पास, वाई बोला जाता है, तो y इक्वल टू 3 का यदि अपन को ग्राफ बनाना है तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये अपने पास क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, और ये जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी कितनी होगी अपने पास, 3 के इक्वल, ठीक है कि नहीं है। अब ग्राफ को देखकर बताओ कि ये फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और ये 1 1 होगा या मैनी वन होगा। अब देखो फंक्शन की यदि अपन डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब आपको बताया है कि अपन इसके अंदर x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अपन x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक x की कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है। हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इसकी अपन डोमेन क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर, ठीक है कि नहीं है। अगर फंक्शन की रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या है कि फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे देखो जैसे एफ एक्स इक्वल टू 3 लेके चल रहे हो, अब यहाँ x की वैल्यू कुछ भी लेके चलोगे, फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 3 के इक्वल। तो अपन क्या बोलेंगे कि फंक्शन की जो रेंज होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट, जो भी अपन को कांस्टेंट दे रखा है, 3 दे रखा है तो 3, 4 दे रखा है तो 4, 5 दे रखा है तो 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। अब पूछे ये 1 1 है या मैनी वन है, तो इसमें आप देख रहे हो कि x की अपन कोई भी वैल्यू रखेंगे अपने पास आउटपुट में सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है कांस्टेंट के इक्वल, मतलब सेट A में जितने भी अपने पास एलिमेंट हैं सबकी एक ही इमेज है।
तो ये अपने पास कैसा फंक्शन कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है ये चीज। तो कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज जो है वो कांस्टेंट, और ये अपने पास कैसे होते हैं, मैनी वन होते हैं। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो, कांस्टेंट फंक्शन के बाद आता है अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन के बाद आता है अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट क्या हो जाए, अपने पास इक्वल हो जाए। इनपुट और आउटपुट क्या होना चाहिए अपने पास, इक्वल। मतलब एफ एक्स दिस इज इक्वल टू क्या, एक्स। और इसको नाम से भी अपन को याद रखना है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स को ही क्या बोला जाता है अपने पास, वाई। अब इसमें आप देख रहे हो वाई इक्वल टू एक्स में एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो इनपुट आउटपुट कैसे हमेशा इक्वल है। अगर कोई पूछे बताओ y इज इक्वल टू माइनस एक्स को अपन आइडेंटिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। यहाँ देखो, जो इनपुट रखेंगे वही आउटपुट आना चाहिए। x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, -1, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर कोई पूछे कि y इज इक्वल टू 2x, ये आइडेंटिटी है क्या, बिल्कुल नहीं। और y इज इक्वल टू 1/x आइडेंटिटी है, बिल्कुल नहीं। आइडेंटिटी फंक्शन सिर्फ क्या है, y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के हिसाब से अपन इसकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स, कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। और कैसी स्ट्रेट लाइन होगी, जो ओरिजिन से पास हो रही होगी और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी अपने पास, 45 डिग्री। तो ये अपन ने एक लाइन बना ली। ये अपने पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये अपने पास कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अब ग्राफ को देखकर अपन को बताना है इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। देखो ग्राफ को देखकर भी अपन डोमेन रेंज का आइडिया ले सकते हैं। ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन। अब माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। अब जैसे मान लो आपको डोमेन बताना है, तो डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू अपन क्या क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो कि ग्राफ जो है वो राइट में कहाँ तक जा रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि राइट में प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, और लेफ्ट में अगर देखा जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब अपन x की जगह नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक। तो इसकी अगर डोमेन की बात करी जाए तो डोमेन क्या होगी आइडेंटिटी फंक्शन की, ऑल रियल नंबर। क्लियर है ये चीज। अब अपन बात करें कि भाई इसकी रेंज क्या होगी, है ना, इसकी रेंज अपन को बतानी है। अब रेंज का मतलब क्या है, y की वैल्यू। तो रेंज के लिए अपन क्या देखते हैं कि ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है और कितना अपने पास नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्राफ ऊपर कहाँ तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, और नीचे कहाँ तक आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। और वैसे भी आइडेंटिटी फंक्शन में इनपुट और आउटपुट इक्वल होते हैं, तो जो अपने पास इनपुट होगा वही अपने पास आउटपुट होगा। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी भी, ऑल रियल नंबर। अब आपसे कोई पूछे बताओ ये 1 1 है या मैनी वन है, तो इसमें आप देख रहे हो कि कोई भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाते हो तो ये ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। ये क्या हो जाएगा अपने पास, 1 1 फंक्शन। क्लियर है ये चीज। अब देखो जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, ये मैंने मान लो ग्राफ बनाया, ये वैल्यू है -3, ये वैल्यू है 2, यहाँ पर ये हाईएस्ट वैल्यू आ रही है मान लो 4, ये वैल्यू आ रही है मान लो 2, और ये नीचे अपने पास आ रहा है -3। अब आपसे वो बोले कि ये ग्राफ अगर है किसी फंक्शन का तो इसकी डोमेन और रेंज बताओ, है ना। तो ग्राफ देखकर अभी क्या बताया, अगर अपन को डोमेन के बारे में बताना है तो अपन ये देखेंगे कि ग्राफ कहाँ तक लेफ्ट में बना और कहाँ तक राइट में बना है। तो आप देख रहे हो कि राइट में ये कहाँ तक जा रहा है, x इक्वल टू 2 तक, और लेफ्ट में कहाँ तक जा रहा है, x इक्वल टू -3 तक। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -3 से लेकर 2 तक, ठीक है ना। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या है कि ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है। तो देखो ऊपर कहाँ तक जा रहा है, +4 तक, नीचे कहाँ आ रहा है, -3 तक। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -3 से लेकर 4 तक। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं पॉइंट की जगह यहाँ पर मैं होल बना दूं, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, अपने पास एक होल बना दिया, ठीक। अब होल का मतलब ये होता है कि अपन फंक्शन में x की ये वैल्यू नहीं रख सकते। मान लो ये है अपने पास 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन x की जगह 1 नहीं रख सकते, ठीक है कि नहीं, होल बना दिया मतलब ये वैल्यू नहीं रख सकते। तो अब इसकी अगर डोमेन की बात करी जाए तो अपन क्या बोलेंगे, -3 से लेकर 2 एक्सेप्ट कितना, 1, क्योंकि यहाँ पर अपन 1 वैल्यू रख नहीं सकते। तो इस तरीके से अपन ग्राफ को देखकर भी डोमेन और रेंज का आइडिया लगा सकते हैं। अब इसी ग्राफ में पूछे बताओ ये 1 1 है या मैनी वन, तो देखो लाइन टेस्ट लगाएंगे। ये अपन ने लाइन बनाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, मैनी वन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज।
अब नेक्स्ट अपने पास आता है तीसरा आइडेंटिटी फंक्शन, बेटा अच्छे से याद रखना। अब तीसरा अपने पास आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तीसरा है, इसी में सी शायद एबीसीडी चल रहा था, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, ये अपन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो, ए एन एक्स पे पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन अप टू कहां तक, ए वन एक्स प्लस का ए जीरो। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसके अंदर ये जो n है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ये क्या होना चाहिए अपने पास, नेचुरल नंबर। तो अपन बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है अपने पास, n डिग्री का पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस का 2x² प्लस का 4x माइनस का 1। ये अपने पास कैसा फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी डिग्री अपने पास क्या होगी, 3 होगी, ठीक है कि नहीं है। अगर मान लो अपन ने दूसरा फंक्शन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 5 माइनस का 3x³ प्लस का 4x माइनस 1, ये अपन ने लिखा, तो ये भी अपने पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। कितने डिग्री का, 5 डिग्री का। क्लियर है ये चीज। अब पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इसके ग्राफ जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे कि क्या अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, अकेला लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर अपन ने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये अपने पास क्या है, पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। वैसे तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लेकिन लीनियर को भी अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब अपन को इसका ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू -1। ये अपने पास ग्राफ बन गया इसका, ठीक है कि नहीं है। और यदि अपने पास लिखा हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ये भी अपने पास एक पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। तो इसका ग्राफ अपने पास कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उनके ग्राफ किस पे डिपेंड करेंगे कि अपन को क्या एक्सप्रेशन दे रखा है। यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं तो अपने पास ग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं कि इनकी अपने पास डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर डोमेन की बात करें तो देखो इसके अंदर अपन x, जैसे मान लो चलो ये पॉलिनोमियल है, ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जो इसके अंदर नहीं रख सकते। 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक x की जगह कुछ भी रखो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आएगी और रियल वैल्यू निकल कर आएगी। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो x की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। यहाँ पर अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू के लिए भी डिफाइंड है। तो जो अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसकी डोमेन क्या होती है, अपने पास ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसकी रेंज की, कि पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज क्या निकल कर आएगी। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है किस पर, एक्सप्रेशन पर, या जो भी फंक्शन अपन को दे रखा है। यहाँ पर अगर अपन बात करें x प्लस 1 की, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बनी है। ये स्ट्रेट लाइन ऊपर कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक, और नीचे कहाँ तक आएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज हो गई वो क्या हो गई अपने पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और यदि अपन एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर अपने पास पैराबोला बनेगा। इसकी वैल्यू 0 से कहाँ तक हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी तक, नेगेटिव नहीं जा सकती। तो जो अपने पास पॉलिनोमियल होते हैं उसकी जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है किस पर, एक्सप्रेशन पर। तो रेंज ऑफ द फंक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सप्रेशन या डिपेंड्स ऑन एफ एक्स। क्लियर है ये चीज। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या बोलोगे, डिपेंड ऑन द एक्सप्रेशन। अब ये अपने पास 1 1 है या मेनी 1 है, ये भी अपने पास डिपेंड करेगा। जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये 1 1 है, और ये अपन को क्या दिख रहा है कि ये मेनी 1 है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा कि वो 1 1 आएंगे या फिर मेनी 1 आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए। अगर मान लो, नोट करके इसको अपनी कॉपी में लिखना, इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, ऑड डिग्री। अगर अपने पास एफ एक्स एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, देन
रेंज ऑफ द फंक्शन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर मान लो अपने पास एफ एक्स क्या है, एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर, मतलब अपन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल की जो रेंज आएगी वो हमेशा क्या आएगी अपने पास, ऑल रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 99 माइनस 3x पे पावर 48 प्लस 7x क्यूब माइनस का 3, ये अपने पास लिखा हुआ है, ठीक। और सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपसे कोई पूछे बताओ इसकी रेंज क्या होगी, तो आपको दिख रहा है कि ये कितने कैसे डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऑड या इवन। तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है अपने पास 99, तो ये ऑड डिग्री 99 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, और x क्या है, ऑल रियल नंबर। तो अपन क्या बोलेंगे कि इसकी जो रेंज निकल कर आएगी वो क्या आएगी अपने पास, हमेशा ऑल रियल नंबर। अब ऐसा क्यों है वो लॉजिक सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में काम आता है कि एफ एक्स यदि ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और एक्स अपन ऑल रियल नंबर ले सकते हैं तो उसकी रेंज भी क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। यहीं पर अगर एफ एक्स इवन डिग्री का होता तब अपन कुछ भी नहीं बोल सकते थे, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है देखो, जैसे मान लो कि अपने पास एफ एक्स जो है वो 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, एफ एक्स अपन ने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी, ये अपन ने 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है ना। अब यदि अपन इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा कि ये इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को या तो एक पॉइंट पे कट करेगा या फिर 3 पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्यूबिक इक्वेशन अगर है तो इसके मैक्सिमम कितने रियल रूट हो सकते हैं, 3 रियल रूट हो सकते हैं, और मिनिमम कितना हो सकता है, 1 रियल रूट हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि 2 इमेजिनरी आएंगे तो एक कैसा होगा अपने पास, रियल होगा, ये बात पहले भी बता चुके हैं। अब अगर मान लो इसके 3 रियल रूट हैं, है ना, और ग्राफ अगर ऊपर से आ रहा है तो ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, तो देखो एक बार कट कर लिया, अब वापस से ये ऊपर आएगा दोबारा कट करने के लिए, दूसरी बार कट कर लिया, अब वापस से नीचे आएगा तीसरी बार कट करने के लिए, तो ये अपने पास नीचे आ गया, ठीक है ना। अब अगर ये ऊपर गया तो ये चौथी बार भी कट कर देगा, मतलब इसके 4 रूट्स हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यदि अपने पास क्यूबिक इक्वेशन के 3 रियल रूट हैं तो इस टाइप से कुछ ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सिस को वो 3 अलग अलग पॉइंट पे या 2 सेम हो सकते हैं या कैसा भी टच कर सकता है एक्स एक्सिस को, इसी टाइप का डायग्राम बनेगा अपने पास। अब आप देख रहे हो कि ये ग्राफ ऊपर कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, और नीचे कहां तक आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो गई अपने पास, ऑल रियल नंबर, है ना। और यदि अपने पास इस क्यूबिक इक्वेशन का सिर्फ एक रियल रूट होगा तो ग्राफ क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब जब एक पॉइंट पे कट करेगा तो मान लो चलो इस टाइप का अपन ने ग्राफ बना दिया, सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, अब इसको दोबारा कट नहीं करना तो ये नीचे भी नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है, नीचे भी नहीं आएगा, तो इसकी भी रेंज क्या होगी अपने पास, ऑल रियल नंबर। क्लियर है ये चीज, ऊपर कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक, नीचे कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। कभी कभी मान लो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक बार कट किया और फिर ऐसा आ जाए। अब इस कंडीशन में भी देखो एक बार कट कर रहा है तो एक ही रियल रूट है, टर्न जरूर कर रहा है, टर्न जरूर कर रहा है, लेकिन अपने पास क्या है, एक ही रियल रूट है। अब देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ग्राफ ऐसे आए और नीचे निकल जाए, क्योंकि नीचे अगर निकल गया तो ये दूसरी बार कट कर देगा, तो इससे क्या साबित हो जाएगा कि इस क्यूबिक इक्वेशन के 2 रियल रूट हैं, और फिर क्या है, तीसरा क्या बचेगा, इमेजिनरी, जो कि होता नहीं है। इमेजिनरी रूट हमेशा किस में आते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो अगर अपने पास कोई ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज हमेशा क्या होगी, ऑल रियल नंबर, लेकिन कब, जब x भी अपने पास ऑल रियल नंबर हो। यदि मान लो यहाँ पे मैंने x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने बोल दिया x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक है, तब अपन इसकी रेंज निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते, वो डिपेंड करेगा कि क्या एक्सप्रेशन दे रखा है। अगर वो निकालने लायक होगी तो अपन निकाल लेंगे, अगर नहीं होगी, जैसे इसमें अगर बोले कि -1 से 1 तक है तो बता इसकी रेंज क्या होगी, अपन नहीं निकाल सकते, ठीक है कि नहीं है। अपन क्वाड्रेटिक तक, थोड़ा बहुत क्यूबिक तक निकाल सकते हैं, लेकिन 99 पावर है तो नहीं निकाल सकते। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेरिवेटिव करके पता लग जाता है कि हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वहां से रेंज निकल के आ जाती है ना। लेकिन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि अपने पास निकल कर आ जाए, लेकिन अगर x ऑल रियल नंबर देता तो अपन बोलते हैं कि एफ एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर। क्लियर है ये चीज, तो इसको नोट कर लेना। अब फोर्थ अपने पास आता है इसी में रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन अपने पास क्या होते हैं, जैसे रैशनल नंबर अपन पढ़ते हैं, ऐसे नंबर जो कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, जिसमें p और q इंटीजर है और q जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऐसे अपन रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि एनी फंक्शन रिटन इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन qx, px अपॉन qx के जो फॉर्म में होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन, वेयर px एंड qx, वेयर
ये जो पी एक्स एंड क्यू एक्स है आर पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, ये अपने पास क्या होने चाहिए, एक्स के पॉलिनोमियल होने चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल एफ एक्स अपन ने लिखा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1, ये अपन ने फंक्शन लिखा। तो ये अपने पास कैसा फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है ना। ऊपर भी सॉरी रेशनल फंक्शन हो गया, ऊपर भी अपने पास पॉलिनोमियल है और नीचे भी अपने पास पॉलिनोमियल है। ऊपर 3 डिग्री का है, नीचे 2 डिग्री का। इस पे कोई डिपेंड नहीं है कि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए या नीचे वाले की, बस ऊपर और नीचे क्या होने चाहिए अपने पास, रेशनल फंक्शन होने, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, ठीक है ना। अब इस फंक्शन की अगर अपन ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा कि क्या अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है इसकी, लेकिन अपन डोमेन जरूर बता सकते हैं। तो रेशनल फंक्शन की जो डोमेन निकालेंगे वो क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दैट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच क्यू एक्स इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका कि भैया अगर अपन को रेशनल फंक्शन की डोमेन बतानी है तो क्या करेंगे अपन कि कुछ भी ले लो, ऑल रियल नंबर में से कुछ भी ले लो, सिर्फ वो वैल्यू हटा दो x की जिसके लिए डिनोमिनेटर qx क्या हो जाता है अपने पास 0, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये मैथमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। अब बोले कि इसकी है ना डोमेन निकालनी है, तो डोमेन के लिए देखो ऊपर भी रेशनल है, ऊपर वाला पॉजिटिव हो, 0 हो, नेगेटिव हो, हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला लेकिन जो लिखा हुआ है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे कि फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसको जब फैक्टर करोगे तो ये आएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती और 3 नहीं हो सकती। अब जब अपन इसकी डोमेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन के सारे रियल नंबर ले लो, बस क्या नहीं ले सकते आप, 2 और 3 नहीं ले सकते। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गई अपने पास रेशनल फंक्शन की डोमेन। इस पे अपन सारे जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। तो इस पे अपन खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, काफी स्टैंडर्ड लेवल के, एडवांस लेवल से भी ज्यादा के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो सिर्फ आपको एग्जांपल से समझाते जा रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज बताते जा रहा हूँ इसको आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय मैं बोलता जाऊंगा, है ना, उससे पहले आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये इस टाइप से होगा, इसकी डोमेन ये होती है, इसकी रेंज ये होती है, ये आपको पहले क्लिक करना चाहिए। तो ये हो गया अपने पास रेशनल फंक्शन। अब ये भी वन वन मैनी वन, है ना, ये डिपेंड करेगा किस पर, कि एक्सप्रेशन क्या दे रखा है अपने पास। अब एल्जेब्रिक फंक्शन में ही फिफ्थ फंक्शन अपने पास आता है, फिफ्थ फंक्शन अपने पास आता है स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब क्या हो गया अपने पास, कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर पी एक्स, रूट के अंदर पी एक्स, ये पी एक्स अपने पास एक्स का कोई ऐसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ये अपने पास मतलब पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसकी अगर अपन को मान लो डोमेन निकालनी है तो इसकी अपन डोमेन कैसे निकालेंगे, देखो रूट के अंदर कभी भी अपने पास नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं, रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, और रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया तो भी कोई समस्या नहीं है। तो जब भी अपन को स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकालनी होगी तो क्या लिखेंगे कि फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स पी एक्स जो होना चाहिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। पी एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अगर मान लो कभी इस तरीके से लिखा हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर पी एक्स, अभी भी रूट के अंदर पी एक्स लिखा हुआ है, लेकिन जो रूट पी एक्स एक्सप्रेशन है वो किसमें है, डिनोमिनेटर में है। तो इस कंडीशन में जो पी एक्स है, मतलब डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पी एक्स है वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा, और यदि ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 आएगा, वो भी मैथमेटिकली अनडिफाइंड है। तो अगर अपने पास 1 अपॉन रूट के अंदर पी एक्स लिखा है तो ऐसे फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, कि पी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर है ये चीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा हो कि एफ एक्स जो है ये लिखा हुआ है अपने पास
रूट के अंदर 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस का 2x, इसकी मान लो अपन को डोमेन निकालनी है। ये अपने पास एक फंक्शन दे रखा है, इसकी अपन को डोमेन निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे कि फॉर डोमेन रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है 3x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस का 2x, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब अपन को इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। जिसको इन इक्वेशन नहीं आती, इन इक्वेशन पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत मतलब इन इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, उसके बिना ये डोमेन वगैरह के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर भी लीनियर फैक्टर है, नीचे भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन नीचे वाले लीनियर फैक्टर में x का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। अपन को कैसा चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है। तो क्या करें, अपन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2x माइनस का 5, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करके इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे, हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालेंगे, और जो x की वैल्यू निकल कर आएंगी उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो इसको अगर 0 रखोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1/3, और इसको 0 रखोगे तो आएगा 5/2। तो छोटा कौन सा है, 1/3, और इससे बड़ा क्या है अपने पास 5/2। ये माइनस इन्फिनिटी, ये अपने पास प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है ना। ये सारी चीजें इन इक्वेशन वाले लेक्चर में बताई हुई हैं। अब अपने को क्या देखना है कि ये एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। तो अपन कौन सा पोर्शन लेंगे, नेगेटिव वाला। तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू 1/3 से लेकर 5/2। अब देखो 1/3 5/2 पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा। अगर अपन 1/3 रखेंगे तो 1/3 रखने पे न्यूमरेटर 0 होगा, तो 0 अपॉन समथिंग क्या आ जाएगा, 0। तो 0 हो सकता है, इक्वल का साइन है, इसका मतलब अपन 1/3 ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। और 5/2 की बात करें तो 5/2 रखने पे डिनोमिनेटर 0 होगा। अब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा अपने पास, ओपन इंटरवल आएगा। तो इसकी डोमेन क्या आ गई अपने पास, 1/3 से लेकर 5/2 तक। क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से अपन स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन निकाल सकते हैं। अब ये हो गए अपने सारे एल्जेब्रिक फंक्शन। अब बनाने को और भी बना सकते हैं, जैसे है ना कुछ कुछ किताबों में इर्रेशनल फंक्शन, जैसे अपन ने रैशनल फंक्शन पढ़ा, ऐसे इर्रेशनल फंक्शन बना देंगे, या फिर रेसिप्रोकल फंक्शन बना देंगे, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, वो सब इसी के अंदर कवर हो गए हैं, है ना। अब नेक्स्ट एल्जेब्रिक के बाद आता है अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एल्जेब्रिक के बाद दूसरा अपने पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पे पावर एक्स, वेयर ए जो है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, और ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए अपने पास, 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है अपने पास, इसको बोल रहे हैं अपन एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। अब इसका अपन ग्राफ बनाएंगे, इसकी डोमेन रेंज लिखेंगे। अब देखो जैसे मान लो ए की अपन को कोई वैल्यू लेनी है जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव में भी कौन सी वैल्यू छोड़ देनी है, बस 1, क्योंकि ये जो ए होता है वो लॉग का अपने पास बेस होता है, इसलिए अपने इसको 1 नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन को ए की कोई वैल्यू रखनी है, और 1 नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अपन ने रखा कि a इज इक्वल टू 2, तो अपने पास एफ एक्स क्या आ गया, 2 रेज टू दी पावर x, ये अपने पास फंक्शन आ गया। अब मान लो अपन को इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने का तरीका वही, x की वैल्यू रखते जाओगे y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है नहीं, x की वैल्यू रखते जाओगे y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। अब देखो y अपने पास किसके इक्वल है, 2 पे पावर x के इक्वल है। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू रखते जाते हैं और y की वैल्यू निकालते जाते हैं, x और y। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखोगे, तो x की वैल्यू 0 रखने पर क्या आएगा, 2 पे पावर 0 दैट इज 1। x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 पे पावर 1 2। x की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ आएगा 2 पे पावर 2 दैट इज 4। ऐसे अगर अपन बढ़ाते 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 क्या करें, इन्फिनिटी रख दें, तो वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, 2 पे पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। आ रही है बात समझ में। तो आप ये देखो कि यदि अपने पास 2 पे पावर x लिखा हुआ है, तो यदि अपन x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो अपने पास y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें आप वैल्यू कम करो, जैसे मान लो आपने -1 रखा, तो -1 रखने पे क्या आएगा, 2 पे पावर -1 दैट इज 1/2, तो 1/2 की वैल्यू 0.5। अगर -2 रखोगे तो ये आएगा 1/4
दैट इज 0.25। ऐसे कम करते करते यदि अपन माइनस इन्फिनिटी तक रखें तो ये भी कम होते होते कहाँ तक आ जाएगी अपने पास, 0 तक आ जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर ये हो गया 2 पे पावर x का पूरा, x और y की अपन ने वैल्यू रखी है। अब ये जो अपने पास ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है अपने पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, चलो मैं बता भी देता हूं आपको। ऐसे फंक्शन जिसके अंदर यदि अपन x की वैल्यू को इंक्रीज करके रखते जाएं और y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाए, या फिर x की वैल्यू कम करें और y की वैल्यू भी कम होती जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है अपने पास, इंक्रीजिंग फंक्शन। x अगर बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ना चाहिए, x की वैल्यू कम कर रहे हो तो y भी कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, x की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और अगर इसको उल्टा देखोगे, x की वैल्यू यदि डिक्रीज कर रहे हैं, 0, 0 के बाद -1, -1 के बाद -2, तो y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है अपने पास, डिक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाएगा अपने पास, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो इंक्रीजिंग भी होते हैं, डिक्रीजिंग भी होते हैं, डिपेंड किस पे करता है, ए पे डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने a की वैल्यू क्या ली है, 2 ली है, ठीक है कि नहीं है। तो a की वैल्यू यदि अपन 1 से बड़ी लेते हैं, ये क्या 1 से ग्रेटर है ना, अगर a की वैल्यू अपन 1 से ग्रेटर लेते हैं तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और यदि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो फंक्शन कैसा आएगा अपने पास, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, या x को डिक्रीज करें तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अब जैसे देखो, a की वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में है, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग, और a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग। 1 से ग्रेटर के लिए तो अपन ने देख लिया। अब जैसे मान लो a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1/2, तो जब 1/2 लूंगा तो 1/2 पे पावर x आएगा, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर x। अब इसके अंदर भी अपन x और y की वैल्यू रखते जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये अपने पास x, ये अपने पास y। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पे पावर 0 कितना, 1, तो यहाँ पे तो वैल्यू 1 आ गई। अब जब अपन x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो 1 रखने पे क्या आएगा, 1/2, 1/2 की वैल्यू 0.5। x की वैल्यू यदि 2 रखोगे तो 2 रखने पर क्या आएगी, 1/4, दैट इज 0.25। 3 रखेंगे तो 1/8 आएगा, मतलब 0.125, है ना। इस तरीके से कम होती जाएगी। अब देखो क्या हो रहा है कि x की वैल्यू अपन इंक्रीज करके रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। पहले 1 थी, फिर और कम हो गई 0.5, फिर और कम हो गई 0.25, फिर और कम हो गई 0.125। ऐसे ही यदि अपन इसको इंक्रीज करते जाएंगे, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। x की वैल्यू को अपन इन्फिनिटी तक इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू छोटी होते 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 कहाँ तक आ जाएगी अपने पास, 0 तक। क्लियर है ये चीज। 1/2 पे पावर इन्फिनिटी, 2 पे पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा अपने पास, 0। अब अगर अपन इसकी वैल्यू कम करते जाएं, जैसे -1 रखा तो 2 पे पावर -1 आएगा। अब 1/2 पे पावर -1 ये ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 2 पे पावर 1, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2। अगर अपन -2 रखेंगे तो आएगी 4। ऐसे अपन देख रहे होगे कम करते जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर अपन कम करते करते -इन्फिनिटी तक रखेंगे तो वैल्यू ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी अपने पास, +इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये हो गया अपने पास इंक्रीजिंग के लिए, ये अपने पास किसके लिए हो गया, डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है कि नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद रखना है कि ये जो होते हैं इंक्रीजिंग भी होते हैं, डिक्रीजिंग भी होते हैं, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। अब चलो इनके अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेंगे, तो ग्राफ अपने पास दो बनेंगे इसके, है ना। सबसे पहला केस जब a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, तो देखो x इक्वल टू 0 रखने पर तो वैल्यू कितनी आ रही थी, 1, मतलब ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा 0,1 से। अब इसमें आप देख रहे हो कि x की वैल्यू यदि -इन्फिनिटी से आ रही है तो वैल्यू क्या हो रही है अपने पास, 0 के अराउंड, है ना। x देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, x की वैल्यू -इन्फिनिटी रख नहीं सकते तो एग्जैक्टली 0 मिलेगी नहीं। ये तो क्या होता है अपने पास, अप्रोचिंग वैल्यू होता है कि x अगर -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करेगी, एग्जैक्ट नहीं है। इसको बोलते हैं अपन अप्रोचिंग वैल्यू, जो लिमिट्स में आपने पढ़ा होगा 11th में, 12th में भी पढ़ेंगे अपन वो चैप्टर, लेकिन 11th में आपने पढ़ा होगा। तो देखो ग्राफ है ना, नीचे से आएगा, धीरे 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 वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और ये कहाँ हो जाएगी अपने पास, +इन्फिनिटी पे। तो ये आपको क्या दिख रहा है कि ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसकी अगर डोमेन की बात करें और रेंज की बात करें तो देखो डोमेन क्या होगी इसकी,
ग्राफ देखकर बताओ कि यहाँ पर अपन आगे पीछे कहाँ तक वैल्यू रख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रख रहे हैं, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी अपने पास, ऑल रियल नंबर। अगर अपन इसकी रेंज की बात करें कि भाई इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आप देख रहे हो कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर है ना, मतलब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नीचे कभी आ रहा है क्या, कभी नहीं आ रहा, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब पॉजिटिव में भी बताओ जीरो हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं, वही बता रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी जब रखेंगे तब अपन को एग्जैक्टली जीरो मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी जब रख नहीं सकते तो वैल्यू जीरो मिल नहीं सकती। ये क्या है अपने पास, अप्रोचिंग, मतलब छोटी होती जाएगी, 0.0000000 जितने चाहे जीरो लगा लो और लास्ट में लगा दो 1, तो ये जो वैल्यू है वो अप्रोचिंग टू जीरो है, एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, तो इसलिए जीरो पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल, और कहां तक अपने पास जा रही है वैल्यू, इन्फिनिटी तक, ऊपर कहां तक जा रहा है ये, इन्फिनिटी तक। अब इसको देखकर बताओ कि ये 1 1 है या मैनी 1 है, तो यहाँ पर अगर अपन लाइन टेस्ट से चेक करें, अपन ने ये लाइन बनाई, ये इसको कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो ये अपने पास हो जाएगा क्या, 1 1। क्लियर है ये चीज, तो ये अपने पास कौन सा केस हो गया, इंक्रीजिंग के लिए। दूसरा अपने पास केस कैसा बन सकता है, जब a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में हो, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ये अपने पास कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब डिक्रीजिंग का अपन ने ये देखा कि 0 पे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो 0,1 तो इस पॉइंट से पास होना ही है, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे हो कि x अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये हो गया अपने पास माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया अपने पास प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी रखने पर वैल्यू y की वैल्यू क्या रही है, प्लस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से ग्राफ आएगा और डिक्रीज होना है इसको, अब डिक्रीज होते 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 ये कहाँ आएगा, इस तरीके से, ठीक। अब देखो ये जो डिस्टेंस है किसकी, इस ग्राफ की और एक्स एक्सिस की, लगातार कम होती जाएगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये लगातार कम होती जाएगी, लेकिन ये ग्राफ जो है कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच कर लिया मतलब उस पॉइंट पर y की वैल्यू जीरो हो गई, और वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती, जीरो तो कब होती है अपने पास, प्लस इन्फिनिटी रखने पे, तो अपन ये मानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये ग्राफ अगर इसको टच कर रहा होगा तो कहाँ जाके टच कर रहा होगा, इन्फिनिटी पे। क्लियर है ये चीज। अब इसमें भी देखो ये क्या होगा अपने पास, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा, इसकी डोमेन और रेंज भी लिखे हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी अपने पास, ऑल रियल नंबर, और अगर रेंज की बात करो तो इसकी भी रेंज क्या आएगी अपने पास, 0 से लेकर इन्फिनिटी। ग्राफ देखकर अगेन 1 1 है या मैनी 1, तो लाइन टेस्ट से पता कर सकते हैं अपन, ये लाइन बनाई एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या होगा, ये अपने पास 1 1 होगा, ठीक है कि नहीं है, इसको नोट कर लेना आप। ये पूरा है अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका ग्राफ मतलब कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, इनकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, सारी चीजें, ठीक है ना, इसको नोट करो। अब तीसरा अपने पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। अब इस पर मैंने पूरा वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, ये भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है ना। मेनली अपन को यहाँ डिस्कस करना है इसका ग्राफ, अपन ने वहां पे इसका ग्राफ वगैरह डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पर अपन इसका ग्राफ, इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो लॉगरिथम फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी एक्स एट द बेस क्यू एक्स। किताब में जनरली क्या लिखा होता है, log x एट द बेस a, मैंने इसको जनरलाइज कर लिया, ठीक। ये जो एक्सपोनेंट है वो क्या है अपने पास px, और ये qx जो है वो क्या है, log का बेस। तो सबसे पहली चीज तो अपने पास कि फॉर डोमेन ऑफ fx, फॉर डोमेन ऑफ fx, अगर अपन को fx की डोमेन निकालनी है, मतलब इसको अपन को डिफाइन करना है, तो ये वहां पे भी बताया था आपको लॉगरिथम में कि लॉग फंक्शन अपने पास डिफाइन कब होगा, उसके लिए 3 कंडीशन जरूरी हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो एक्सपोनेंट है मतलब px, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। दूसरा अपने पास बेस, तो बेस भी कैसा होना चाहिए अपने पास, पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी अपने पास नेगेटिव नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता। और पॉजिटिव में भी बेस क्या नहीं होना चाहिए अपने पास, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। वहां बताया था बेस 1 हो गया तो ये मैथमेटिकली अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यदि अपन को किसी लॉग फंक्शन को डिफाइंड करना है तो उसका एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस पॉजिटिव में भी क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको दे दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स एट द बेस 2 प्लस एक्स, ये मान लो आपको दे रखा है। अब मैं पूछूं बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो इसकी डोमेन निकालने के लिए ये तीनों कंडीशन अपन को निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना।
तो पहली कंडीशन अपने पास क्या है कि 3 माइनस एक्स, एक्सपोनेंट जो है ये क्या दे रखा है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो है ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। लॉग का एक्सपोनेंट जो है वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो x माइनस 3 जो है ये क्या आ जाएगा अपने पास लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी लेस देन 3। अब लेस देन 3 कहां तक हो सकता है माइनस इन्फिनिटी तक, 3 से छोटा होना चाहिए ना, तो 3 से छोटा कहां तक हो सकता है माइनस इन्फिनिटी तक। तो पहली वाली कंडीशन से x की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई अपने पास माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। दूसरा अपने पास केस क्या होगा कि जो अपने पास एक्सपोनेंट बेस लिखा हुआ है मतलब x प्लस 2 ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन -2। अब -2 से ग्रेटर कहां तक ग्रेटर हो सकती है प्लस इन्फिनिटी तक। तो दूसरे वाले केस से आया कि x की वैल्यू -2 से कहां तक होगी इन्फिनिटी तक। और तीसरा अपने पास केस क्या बनेगा कि जो बेस है x प्लस 2 ये क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए -1। इसके अलावा कुछ भी हो सकती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। अब जब अपन को डोमेन बतानी है तो x की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए। तो तीनों का क्या देखोगे कॉमन पार्ट देखोगे। कॉमन पार्ट निकालने के लिए आपको तरीका बताया था एक ही नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लो। क्या क्या आ रहे हैं अपने पास, एक आ रहा है -2, एक आ रहा है अपने पास 3 और एक आ रहा है अपने पास -1। ये आंसर क्या बोल रहा है x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक हो सकती है 3 तक हो सकती है। ये आंसर क्या बोल रहा था सेकंड वाला -2 से लेकर कहां तक इन्फिनिटी तक। और तीसरा क्या बोल रहा है कुछ भी ले लो बस क्या नहीं लेना -1 नहीं लेना। तो उसके लिए तो सब अपन ले सकते हैं बस क्या नहीं ले सकते ये -1 ये वैल्यू नहीं ले सकते। अब देखो कॉमन पोर्शन क्या होगा जहां पे तीनों शेडेड लाइन है, तो तीनों शेडेड लाइन क्या कहां तक है -2 से लेकर 3 तक। तो अपन क्या बोलेंगे कि डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3, लेकिन इसके अंदर अपन क्या नहीं ले सकते 1 नहीं ले सकते। तो एक्सेप्ट क्या लिखेंगे 1 सॉरी -1, ठीक है कि नहीं है। अब देखो -2 और 3 पे ओपन आएगा या क्लोज, तो 3 पे यहाँ क्या लगा हुआ है ओपन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 पे ओपन, -2 पर भी क्या लगा है ओपन, ठीक है कि नहीं है। तो ये आ गई अपने पास लॉग फंक्शन की डोमेन, क्लियर है जी। तो लॉग फंक्शन की जब भी डोमेन निकालनी होगी तो अपन को ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। तीनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो कॉमन वैल्यू आए तीनों का जो कॉमन पोर्शन हो वही क्या कहलाएगी अपने पास डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉग फंक्शन के ग्राफ की। ये तो अपन ने सारी चीजें देख ली, अब देखते हैं लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। पहले अपन ने ग्राफ डिस्कस नहीं किया था। अब देखो लॉग का भी जो ग्राफ होता है वो दो टाइप का ग्राफ बनता है, एक तो बनता है अपने पास इंक्रीजिंग और एक होता है अपने पास डिक्रीजिंग। जैसे मान लो लिखा हुआ है कि log x एट द बेस ए। अब log x एट द बेस ए के दो ग्राफ हो सकते हैं, एक हो सकता है इंक्रीजिंग और एक हो सकता है डिक्रीजिंग। अब इसमें भी वही दो केस, पहला केस क्या होगा कि इफ a इज ग्रेटर देन 1, इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर बेस जो है वो 1 से ग्रेटर है देन fx इज कैसा होगा इंक्रीजिंग। fx कैसा फंक्शन आएगा अपने पास इंक्रीजिंग। और यदि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब अपन क्या बोलेंगे fx कैसा बनेगा डिक्रीजिंग। देखो जैसे मान लो अपन a की वैल्यू 1 से ग्रेटर कुछ भी ले लेते हैं, तो 1 से ग्रेटर अपन ने ले ली मान लो 10, तो ये हो गया अपने पास, या 2 ले लो चलो, log x एट द बेस 2। अब ये अपने पास कैसा होगा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या बताया कि x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, या फिर x की वैल्यू अपन कम करते जाए तो y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो अब अपन x की वैल्यू रखते हैं और देखते हैं y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपने x की वैल्यू रखी 1, तो log 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। x की वैल्यू अगर 1 रखी तो log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। x की वैल्यू यदि 2 रखोगे तो log 2 एट द बेस 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। x की वैल्यू यदि 4 रखोगे तो log 4 एट द बेस 2 क्या वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है कि नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है कि अपन x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और अगर बढ़ाते बढ़ाते अपन कहां तक ले आए प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये भी वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां तक आ जाएगी अपने पास प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो इस केस में अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो log फंक्शन कैसा होगा अपने पास इंक्रीजिंग होगा। वहीं पर यदि अपन fx मतलब बेस जो है वो 1 से छोटा ले लें, अब 1 से छोटा मान लो अपन ले लेते हैं 1/3, 0 से 1 के बीच में लेना ना, तो क्या ले सकते हैं अपन 1/3। अब देखो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं log x, और 1/3 को लिख सकते हैं 3 पे पावर -1। अब बेस पे यदि कोई पावर होती है तो वो आगे डिवीजन में आती है,
और एक्सपोनेंट पे पावर होती है तो वो आगे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आएगा 1/-1 log x एट द बेस 3, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ऑफ log x एट द बेस 3, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें अपन देखो x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ये x और y, x की वैल्यू 1 रखो तो log 1 तो कितना हो जाएगा 0। अब अपन ने x की वैल्यू मान लो 3 रखी, x की वैल्यू क्या रखी 3, x की वैल्यू 3 रखोगे तो log 3 एट द बेस 3 1 और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -1। x की वैल्यू यदि 9 रखोगे तो log 9 एट द बेस 3 कितना 2, तो ये आ जाएगा -2। अब इसमें आप देख रहे हो कि x की वैल्यू यदि इंक्रीज कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अगर इसको उल्टा देखना हो कि पहले अपन ने 9 रखा तो -2 आई, फिर कम करी तो -1 हो गई, मतलब बढ़ गई, फिर अपन ने और कम करी 1 करी तो और बढ़ गई 0 हो गई, तो यहाँ पर ये अपने पास कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब इसको बढ़ाते बढ़ाते यदि मैं -इन्फिनिटी तक ले आऊं तो ये वैल्यू भी कम होते होते कहां तक आ जाएगी अपने पास, -इन्फिनिटी तक। क्लियर है ये चीज, तो ये हो गया अपने पास डिक्रीजिंग। तो लॉग का भी ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकते हैं। अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। अब देखो log x एट द बेस a लिखा हुआ है, तो इसमें x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। log x fx क्या दे रखा है, log x एट द बेस a, इसमें x अपने पास नेगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है वो हमेशा y एक्सिस के राइट में ही बनेगा, लेफ्ट में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि y एक्सिस के लेफ्ट में तो x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है। अब x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ रही थी 0, तो x1 और y0 ये पॉइंट हो गया। अब अपन बना रहे हैं कौन किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, मतलब a की वैल्यू क्या हो 1 से ग्रेटर हो। तो आप देख रहे हो कि अगर अपन इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा अपने पास, 1 से जब बड़ी वैल्यू लोगे तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे रखता है x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 रखने पर क्या आती वैल्यू, x की वैल्यू यदि मैं 1/2 रखता तो log 1/2 एट द बेस 2, ये वैल्यू कितनी आती है अपने पास -1, ठीक है ना। तो यदि अपन x की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक रखेंगे तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। और जब वैल्यू अपन 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी अपने पास, नेगेटिव। तो ये बन जाएगा अपने पास log का ग्राफ, है ना। इसको थोड़ा तरीके से बना देता हूं मैं, ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे भी देखो ये वैल्यू जो है वो कहाँ अप्रोच करेगी, -इन्फिनिटी पे, ये डिस्टेंस लगातार कम होती जाएगी और ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ जाके टच करेगा, +इन्फिनिटी, सॉरी -इन्फिनिटी पे, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये किसके लिए था, ये इंक्रीजिंग है, और ये किसके लिए था अपने पास, a ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक। अब अगर a की वैल्यू अपने पास 1 से छोटी हो जाए, 0 से 1 के बीच में हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास, डिक्रीजिंग। तो ये कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके का। इसमें x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी तो अपने पास log की वैल्यू कैसी आएगी अपने पास, पॉजिटिव। और जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो वैल्यू कैसी आएगी अपने पास, नेगेटिव। log का जो आपको लेक्चर बताया था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि log फंक्शन की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। तो उसमें मैंने बताया था कि यदि log का बेस एंड एक्सपोनेंट दोनों 1 से ग्रेटर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, 1 से ग्रेटर, तो अपने पास वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। या दोनों 0 से 1 के बीच में हो जाए तो भी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। मतलब दोनों एक साथ 1 से ग्रेटर हो या दोनों एक साथ 1 से छोटे हों। और अगर अपने पास बेस और एक्सपोनेंट में से एक 1 से ग्रेटर है और एक 1 से छोटा है तो log की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली है, a जो मतलब बेस जो है वो 1 से छोटा है। अब अगर एक्सपोनेंट भी 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब अपने पास एक्सपोनेंट 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो ग्राफ क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब नेगेटिव। यहाँ पर अपने पास a अपन ने कैसा लिया है, ग्रेटर देन 1, तो अगर एक्सपोनेंट भी ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू पॉजिटिव, दोनों एक साथ पॉजिटिव हो जाएंगे, सॉरी दोनों एक साथ ग्रेटर देन 1 हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देखो कि जो अपने पास एक्सपोनेंट है वो 1 से क्या हो रहा है, अपने पास ग्रेटर हो रहा है, तो इसलिए वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और यदि अपन 0 से 1 के बीच में ले लेंगे, 0 से 1, तो अब बेस हो गया 0 से 1 के बीच, सॉरी एक्सपोनेंट हो गया 0 से 1 के बीच में और बेस हो गया ग्रेटर देन 1, तो log की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, इसलिए ये ग्राफ नीचे आ रहा है। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास था log का। अब ये 1 1 है या मैनी 1, अब इसमें देखो लाइन टेस्ट से पता करें तो अपन ने लाइन बनाई तो ये अपने पास कैसा आ रहा है, 1 1। log फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास, और 1 1 फंक्शन होते हैं। क्लियर है ये चीज। और डोमेन निकालने का तरीका आपको बता ही दिया,
इसकी यदि कोई रेंज की बात करें कि इसकी रेंज क्या आएगी, तो आप देख रहे हो नीचे कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक, ऊपर कहाँ तक आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी अगर डोमेन की बात करें, अगर यही लिखा है log x एट द बेस ए, तो ये बोलेंगे अपन 0 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों जगह ओपन। और रेंज की बात करें तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, है ना, ऐसे यहाँ पर है अपने पास। क्लियर है ये चीज? तो चलो आज का लेक्चर अब अपन यही एंड करते हैं। जितने भी टाइप्स के फंक्शन आपको बताए हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। हैं बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन को सॉल्व करने में काम आती है। बेस जितना अच्छा बना लोगे, आराम से फिर आपसे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, उनकी डोमेन रेंज वैसे तो ये बता चुके हैं, 11th में पढ़ाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज ये भी इसी साल आपको बताई है, और इसके ग्राफ अपन को देखने हैं। देन उसके बाद आएंगे अपने पास स्पेशल फंक्शन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो जितना आज आपको पढ़ाया है उसको आप अच्छे से देखना, रिवाइज करना, खुद से लिख लिख के देखना। क्लियर है ये चीज? चलो बाय बाय, टेक केयर।